तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी कौन सी थी, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, वो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि थी। इसी से हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो इनका हम कर लेते हैं। पहला हमारा दिया गया है 12, 15 और 21, तो ज्ञात करते हैं। हम लिख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया तीसरे का पहला 12, 15 और 21, ये तीन संख्याएं में दी गई हैं। अब इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे 12, फिर लिख लेंगे 15 और फिर 21। इधर रफ में हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम। तो 12 का एलसीएम आपको लोगों को पता ही है, नॉर्मल सी बात है कि 12 का एलसीएम होता है हमारा 3 गुणे 4, 4 3 12 होता है ना, तो इसको हम काट लेंगे। पहले 2 से देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 6, फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, अब 3 को देंगे तो 1, तो हमारा 12 का एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। अब 15 का निकालेंगे। 15 का आप लोगों को पता है हमारा होता है 3 गुणे 5, कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। 15 को हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो काटो, 3 पंजे 15, 5 बार में कटा। अब ये 5 से आ गया, तो 5 किससे कटता है, 5 से ही कटता है, 1, तो हमारा आ गया 3 गुणे 5। 21 का हम निकाल लेते हैं। 21 का निकालेंगे तो 3 से 3 सत्ते 21 और 7 का 1 हो जाएगा, तो इसका जाएगा 3 गुणे में 7। अब इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले हम लिख लेंगे एचसीएफ, फिर लिख लेंगे एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ इसमें क्या होगा, जो हमने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी सब में कॉमन भुजा होती है, जो मतलब सबसे जो कॉमन संख्या होती है, जो सभी में आती है, सभी संख्याओं में, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम लिख लेंगे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो बाकी बची हुई संख्याएँ 2 गुणे 2 गुणे ये जो 3 संख्या है ये तो हमारी कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। 3 गुणे में क्या बचा हमारा, इधर 5 बचा और फिर क्या बचा हमारा ये 7, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारा ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 17, 23 और 29, तो कर लेते हैं इसका भी। 17, 23 और 29, तो 17, 23 और 29, जैसे कि हमको पता है कि ये सभी अभाज्य संख्याएं और विषम, तो इनका जो है कुछ नहीं होगा, इनका एलसीएम जो है वही रहेगा। एक तो इनका 2 ही एलसीएम होगा, एक तो ये स्वयं से कटती हैं और दूसरा 1 से कटती हैं, तो हम इसका लिख लेंगे 17 1 गुणे 17 और 23 को हम लिख लेंगे 1 गुणे 23। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती हैं, तो इसीलिए हम उनका 1 से करेंगे, 1 गुणे 29। अब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो लिखते हैं एचसीएफ एलसीएम, दोनों का निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए। एचसीएफ हमारा इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, 1 हो जाएगा। और एलसीएम हमें क्या दिख रहा है, लिख लेते हैं, ये तो तीनों ही हैं, एलसीएम में तो आ जाएंगी, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन जब तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339, ये भी हमारा आंसर हो गया। अब हमें तीसरा क्वेश्चन कर लेना है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, करते हैं। 8, 9 और 25 लिख लेते हैं, 8, 9 और 25, जब इनका हम एलसीएम करेंगे, बंद कर दी क्या मोटर यार, मोटर बंद है। अब 8 का करेंगे, 8 से करेंगे 2 से,
2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2। हम 3 9 का कर लेंगे, 9 का करेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3 और 25 का करेंगे तो 25 का करेंगे तो हमारा होगा 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। लिख लेते हैं। 8 का किया था तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का किया तो 3 गुणे 3 इज इक्वल टू 3 गुणे में 3 और 25 का किया तो 5 गुणे में 5, तो 5 गुणे में 5। अब इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम। जो एचसीएफ होता है वो हमारा कॉमन भुजा होती है, तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2 भी किसी में नहीं है, 3 ये भी किसी में नहीं है और 5 ये भी किसी में नहीं, तो इसमें हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिला। जब कॉमन कुछ नहीं होता तो एक कॉमन मान लिया जाता है, क्योंकि अगर इसके गुणे में हम 1 कर देंगे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके गुणा में 1 करेंगे तो भी ये संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके गुणा में 1 करेंगे तो भी इस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 लेकर इससे गुणा करेंगे तो ये सब 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमेशा 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, 1 ही होता है। जब किसी संख्या को कोई एचसीएफ नहीं है तो वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो हो गया। अब 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे अब क्या है नीचे 5 गुणे 5, 5 गुणे में 5। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1800, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करेंगे तो आइए अब हम चौथा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है, तो चलो करते हैं हम क्वेश्चन को। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब लिख लेते हैं। आपको अगर याद होगा पिछले वीडियो में हमने किया था एक क्वेश्चन, तो उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल के जांच करनी थी। तो जांच का फॉर्मूला हमारा क्या था, दोनों, पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जो हमें एचसीएफ दे रखा है वो कितना है, एचसीएफ 306, 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, और हमें एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू में HCF इंटू LCM, ठीक है। तो इसी में हम रख देना है दोनों संख्याओं को। दोनों संख्या हमारी क्या है, 306 और 657, तो लिख लेते हैं 306 इंटू 657 इज इक्वल टू, HCF हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, और इंटू में LCM दे नहीं रखा है, तो हम LCM को LCM ही लिख लेंगे। अब ये इससे गुणा में हो रहा है, LCM से 9 गुणा में हो रहा है, तो इधर आएगा अगर हमारा, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हम लिख लेंगे 306 इंटू 657 गुणा में 9। ये 9 कैसे है, क्योंकि ये हमारा इधर LCM से गुणा हो रहा है, और जब इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। अगर प्लस हो रहा होता तो माइनस में चला जाता। तो अब हमारा इधर क्या बचा, LCM बचा। अब इसको हम काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 तियाँ 27, और इधर 27 का 3 बचा, जो कि इधर आके 36 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 इज इक्वल टू LCM। जब 34 और 657 की हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22,338।
22,338 इज इक्वल टू LCM। तो जो हमारा LCM क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 22,338 हमारा LCM हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें हमें बताना है, इसलिए ये पूछ रहा है इसमें कि हमें जांच करके ये बताना है कि कोई जो प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या किसी संख्या n के लिए, किसी संख्या के लिए क्या 6n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमें बताना है। तो ये कुछ नहीं, इसमें ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें केवल में थ्योरी लिखनी है और कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो हम लिख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं कि जब कोई प्राकृत संख्या जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है, प्राकृत संख्या का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। प्राकृत संख्या वो होती हैं जो 1 से ऊपर होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक। जो 1 से लेके अनंत तक संख्याएं वो कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर इन्हीं संख्याओं में 0 को भी जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिख रहे थे, हम जानते हैं कि जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 या 5 से विभाज्य होती है। 2 व 5 से विभाज्य होती है। इसलिए अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों में 2 व 5 होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिखना है संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अब हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 6 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 3 6 ही होता है, इसीलिए हम 2 गुणे 3 करेंगे। अब हमें लिखना है चूंकि, ये चूंकि का निशान होता है, अतः n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 व 3 प्राप्त हुआ। जिसमें संख्या 5 नहीं है। 5 नहीं प्राप्त हुई, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अतः 6n के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 व 3 प्राप्त हुआ, जिसमें संख्या 5 प्राप्त नहीं हुई। और ऊपर हमने क्या लिखा था, जब हम जानते हैं,
हम जानते हैं कि जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2/5 से विभाज्य होती है, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों में 2/5 होने चाहिए। लेकिन से के अभाज्य गुणनखंडों में 2/5 तो है नहीं, केवल 2 हमें प्राप्त हुआ, 5 नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए हमने लिखा कि 2 प्राप्त हुआ है लेकिन 5 प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें 5 नहीं आया है। जो संख्या 0 पर समाप्त होगी इसमें 2 और 5 दोनों आएंगे, तो इसको हम लिख देते हैं। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं समाप्त हो सकती? इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके बाद गुणनखंडों में 2 या 5 आएगा। लेकिन हमारे से जो संख्या 6 है इसमें गुणनखंड में 2 तो आया है परंतु 5 नहीं आया है, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का हल हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हल करेंगे।